देखा था सी के प्रोग्राम का ये स्ट्रक्चर, किस तरह से हमारे सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा। अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं आगे और प्रोग्रामिंग में आने वाला सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे ये लिखा हुआ है int a इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। मतलब मैं एग्जांपल लेके फिर चीजों को एलोबरेट करते हुए आपको आगे तक लेके जाऊंगा। int a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे int क्या है, एक डेटा टाइप है, a क्या है, एक वेरिएबल नेम है, लिखा भी हुआ है, इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और 10 क्या है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू या लिटरल। बेसिकली क्या है कि जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो टेम्परेरी कुछ टाइम तक डेटा स्टोर करने के लिए प्रोग्राम में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, वेरिएबल की, ठीक है ना। तो वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ वैसे ही है जैसे कि आपको मैं कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दूं मैथमेटिक्स की, तो इक्वेशन आपको अगर आपके पास सिर्फ इक्वेशन है तो इक्वेशन देख के आपको सॉल्व करना आसान नहीं होगा। आपको इमीडिएटली किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ेगी कि एक हमको कागज और पेन मिल जाए ताकि उसकी हेल्प से मैं इक्वेशन लिख के सॉल्व करूं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेस की जरूरत पड़ेगी। वहां पे जो स्पेस है आपको कहाँ लगेगा, है पेपर पे, ताकि इक्वेशन के एक स्टेप को सॉल्व करके आप कुछ आंसर निकालो, दूसरे को सॉल्व करके आंसर निकालो, फिर उसको फर्दर आप सॉल्व करते जाओ और फाइनल आंसर तक पहुंच सको। और फाइनल आंसर जैसे ही आ गया, आपका बाकी जो स्पेस जो आपने यूज की थी कैलकुलेशन के लिए, अब उसका आपको यूज नहीं है। तो ठीक इसी तरह से जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जिसमें कि हम वैल्यू स्टोर कर सकें फर्दर कैलकुलेशन के लिए, और जिसके थ्रू हम आगे फाइनल आउटपुट तक अपना पहुंच सकें। तो यहाँ पे इस तरह की स्पेस को हम जो ऑक्यूपाई करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना कि सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे हार्ड डिस्क में आपका जो है जो भी डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फाइल के फॉर्म में, और उन फाइल्स को मैनेज करने के लिए आप क्या बनाते हैं, फोल्डर या डायरेक्टरीज। तो वहां पे फाइलें क्या आपकी परमानेंट स्टोर होती हैं। पर यहाँ पे जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और हमको टेम्पररी स्टोर करना है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई एक दो पेज लिख के सेव नहीं करना है। जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, वो इंटीजर भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है। इसके अलावा आपको हो सकता है कोई डेट स्टोर करना हो, कोई लॉजिकल वैल्यू ट्रू फॉल्स स्टोर करनी हो, या किसी का नाम स्टोर करना हो, या कोई कैरेक्टर स्टोर करना हो। तो इस तरह की आपको स्मॉल डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्मॉल या इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम प्रोग्राम में क्या डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाया है नीचे मेमोरी का, तो ये सपोज आपका एक मेमोरी क्लस्टर है, और ये जो आपके मैरून से कलर के रेडिश कलर में दिख रहे हैं, ये सपोज आपकी स्पेस क्या है, ऑक्यूपाई है। तो जैसे मैं लिखता हूँ int a इज इक्वल टू 10, तो मेमोरी में यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होगी, और उस स्पेस में क्या स्टोर हो जाएगा आपका, उस स्पेस में आपका स्टोर हो जाएगा डेटा 10। और इस स्पेस को हमको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल स्टोर करते हैं तो फाइल को आपको क्या देना पड़ता है, कुछ नाम आपको मेंशन करना पड़ता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई की है, और उस स्पेस को हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया है, क्या, उसको हमने नाम दे दिया है A, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि उस स्पेस में जो डेटा है उसको आपको एक्सेस करना हो या उसकी वैल्यू प्रिंट करानी हो, तो वहां पे आप किसका नाम यूज करेंगे, A का, क्योंकि नॉर्मली ये क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू हम टेम्पररी यूज करते हैं प्रोग्राम में, इसलिए ज्यादा बड़े नाम हम नहीं देते हैं क्योंकि हमको बार बार लिखना पड़ता है। पर आप ऐसा नहीं है, आप दे भी सकते हैं। इसको अपन देखेंगे कि वेरिएबल नेम के लिए कौन कौन से रूल चलते हैं। तो यहाँ पे अब इस स्टेटमेंट को हम एलोबरेट कर रहे हैं। तो देखिए पहला इसमें लाइन क्या लिखी हुई है, इंट। इंट वर्ड जो है वो क्या है, आपका डेटा टाइप, ठीक है ना। इंट वर्ड जो है वो क्या है, आपका डेटा टाइप। तो सी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे ए तो वेरिएबल है, पर उसके पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप से क्या मतलब है, डेटा टाइप से मतलब है कि डेटा टाइप जो है, जैसे कि एक तो नाम से क्लियर हो रहा है कि डेटा टाइप मतलब डेटा के टाइप को डिफाइन करता है। टाइप मतलब कि आप जो उसमें वैल्यू स्टोर करने वाले हो उसका टाइप क्या है। तो टाइप से मतलब है कि वो वैल्यू इंटीजर है कोई, या वो वैल्यू डेसिमल है, या वो वैल्यू कोई कैरेक्टर है, या वो वैल्यू कोई स्ट्रिंग है,
या वो किसी अलग टाइप की वैल्यू है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। तो हम बात करेंगे सी की। तो डेटा टाइप्स डिटरमाइन द फॉलोइंग्स टाइप ऑफ द डेटा स्टोर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि उसका टाइप क्या है वो आपको ये मेंशन करता है। फिर है नंबर ऑफ बाइट्स इज ऑक्यूपाइड इन मेमोरी। डेटा टाइप का दूसरा सेंस ये भी होता है कि डेटा टाइप ये भी डिसाइड करता है कि आपकी किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी और उसका मेमोरी में कितनी स्पेस मिलेगी उस डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेटा टाइप ये डिसाइड करता है कि उसका साइज कितना होगा। फिर है रेंज ऑफ डेटा। डेफिनेटली यदि आपको किसी डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस मिल रही है तो वो लिमिटेड स्पेस होगी, और लिमिटेड स्पेस में आपका क्या होगा, लिमिटेड डेटा ही स्टोर होगा। तो रेंज भी आपका डेटा टाइप से ही डिफाइन होता है। और उसमें फोर्थ वे ऑपरेशन है कि ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। डेटा टाइप ये भी डिसाइड करता है कि उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो किस तरह से होंगे, क्योंकि नॉर्मली जैसे इंटीजर में तो हम ऐड करेंगे तो आपका एडिशन ही होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। पर हम देखेंगे कि डेटा टाइप यदि हमारा पॉइंटर है आगे चल के, तो वहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसका जो है परफॉर्मेंस का जो मेथड है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो चार चीजें आपका एक्चुअली में डिसाइड करता है डेटा टाइप। ठीक है ना, कि डेटा का टाइप क्या है जो वैल्यू स्टोर करनी है, उसका साइज कितना होगा, उसकी रेंज क्या होगी, और आपका उस पे कौन से ऑपरेशन या किस तरह से ऑपरेशन जो होंगे वो परफॉर्म होंगे। तो डेटा टाइप कौन कौन से हम सी में यूज करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले देख लें। सी में जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं वो आपके डेटा टाइप्स हैं। पहला डेटा टाइप हम देखते हैं यहाँ पे इंट। ठीक है, डेटा टाइप इंट। इंट वेरिएबल जो है इसका यदि मैं टर्बो सी के हिसाब से देखूं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट्स, और कोड ब्लॉक में ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स। और यहाँ पे इसके लिए जो मोड हम यूज करेंगे, इसके लिए मोड यूज होगा %d। इसको आप सभी सिर्फ ध्यान से नोट कर लीजिए या ध्यान दीजिएगा कि मोड क्या है, आगे चल के इसको बताएंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। इसके बाद दूसरा डेटा टाइप जो कॉमन यहाँ पे हम यूज करेंगे वो है फ्लोट। ये ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स, और यहाँ पे कोड ब्लॉक में ऑक्यूपाई करेगा 8 बाइट्स, और इसके लिए जो मोड यूज होगा वो है %f। और तीसरा जो बेसिक डेटा टाइप है वो आपका क्या है, कैरेक्टर। ये ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट इन मेमोरी, और इसके लिए जो मोड यूज करेंगे वो क्या है हमारा %c। तो इसी लेक्चर में या इसके अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि टोटल सी में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं। पर इनिशियली हम अभी 3 तरह के डेटा टाइप लेके ही यूज करेंगे इसका। इंटीजर टाइप डेटा टाइप, जैसे मैंने बताया कि ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, नाम से ही क्लियर है कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। फ्लोट कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, डेसिमल वैल्यू। कैरेक्टर कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, कोई कैरेक्टर को। नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड इन मेमोरी, नंबर ऑफ बाइट्स किसने ऑक्यूपाई करेगा, मैंने बता दिया 2 बाइट, 4 बाइट और 1 बाइट। हालांकि ये कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अलग अलग कंपाइलर पे इनका साइज जो है वो वेरी कर सकता है। फिर है इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे, तो ऑपरेशन हम आगे चल के देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसी वैल्यू स्टोर होगी। जैसे इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं कोई नंबर, जैसे कि 15, कोई नेगेटिव नंबर भी, और इसके अलावा 0 भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और 0। फ्लोट डेटा टाइप में हम कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और यदि आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे 6.0। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू भी डाल रहे हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जाएगी। 6 है तो 6.0 में। तो आपको प्रोग्राम में ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आप श्योर हैं कि आपकी जो वैल्यूज प्रोग्राम में आने वाली हैं वो इंटीजर ही होंगी तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कीजिए। पर यदि आपको लगता है कि वैल्यू फ्लोट होंगी या फ्लोट हो सकती हैं तो हम डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे। क्योंकि फ्लोट में आप इंटीजर को स्टोर कर सकते हो, मतलब कि 6 को मैं 6.0 लिख सकता हूँ, और 6.5 है उसको मैं 6 लिखूंगा तो गड़बड़ है। इसके बाद आती है कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू में मैं स्टोर कर सकता हूँ क्या, एक कैरेक्टर।
और कैरेक्टर का मतलब जो है यहाँ पे आप बिल्कुल ही क्लियर रखिए, कैरेक्टर का मतलब अल्फाबेट नहीं होता। नॉर्मली हमको लगता है कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, तो कैरेक्टर जो है कीबोर्ड में 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्फाबेट, एक होते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर और तीसरे होते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर। तो हम इसमें ए भी स्टोर कर सकते हैं, हम इसमें 9, 8 या कोई नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, और हम इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो गया या डॉलर हो गया, ऐसा कोई कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। पर कंडीशन है कि इसमें जो होगा कैरेक्टर वो आपका कोई सिंगल कैरेक्टर ही होगा, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पे नाम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो नाम स्टोर करने का जो पूरा मैकेनिज्म है वो सी में अलग है। तो यहाँ पे हमने देखे हैं फिलहाल 3 डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ये इनका साइज है। साइज देखिए, कुछ ने इंटीजर वेरिएबल का 2 बाइट साइज है, इसका मतलब डेफिनेटली इसको 2 बाइट स्पेस ही मिलेगी। तो 2 बाइट स्पेस में इसकी जो रेंज होगी एक फिक्स होगी, उससे बड़ा नंबर आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। फ्लोट का अपना एक रेंज है, कैरेक्टर की अपनी एक रेंज है। और इसकी रेंज कैसे होती है, कैसे हम डिसाइड करते हैं, अपन कुछ टाइम बाद 1 या 2 लेक्चर बाद अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोड जो है इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। मोड स्पेसिफायर इंटीजर के लिए %d होता है, फ्लोट के लिए %f होता है और कैरेक्टर के लिए क्या होगा %c। और ये है इसमें स्टोर होने वाली वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये है आपके डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप के बाद हम देखते हैं, ये हमारा हो गया डेटा टाइप। अब हम देखते हैं कि ये ए क्या है। डेटा टाइप से तो ये पता चल गया कि वेरिएबल कैसा होगा। अब ए जो है उस वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना। उस वेरिएबल का नाम या जो स्पेस ऑक्यूपाई होगी जहां पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे उसको हमने एक नाम दे दिया है। नाम आपके ऊपर है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है, ए। तो डेटा टाइप के बाद हम देख जाते हैं किस पे, वेरिएबल पे, ठीक है ना। तो वेरिएबल जो है इसमें क्या लिखा है, होल्ड द डेटा इन योर प्रोग्राम is a location in memory where a value can be stored for use by program, a quantity that can change during the program execution। तो ये वेरिएबल की क्या है, कुछ फीचर्स हैं। ये वेरिएबल होता है, ऐसे होता है। हम यहाँ पे मेन देखते हैं कि वेरिएबल के लिए जो है वो सिंटेक्स रूल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड बना लेते हैं इसके लिए। यहाँ मैं लिखता हूँ रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। तो बहुत ही फंडामेंटल रूल यहाँ पे हमको फॉलो करने पड़ेंगे कि वेरिएबल का नाम जैसे मैंने दिया है ए, तो इसके लिए क्या है, ए क्यों दिया है या और कौन से नाम हम दे सकते हैं। तो पहला रूल जो है ये बोलता है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट। नंबर्स आर अलाउड। मतलब क्या है कि आपका वेरिएबल नेम प्रोग्राम में आप लिख सकते हैं इंट, जैसे वेरिएबल नेम लिखता हूँ ए, ये एक आपका वेरिएबल नेम ठीक है। यदि मैं लिखूं वेरिएबल नेम सैलरी, ये भी ठीक है। यदि मैं वेरिएबल नेम लिखूं A10, ये भी ठीक है। पर यदि मैं वेरिएबल लिखूं 4A, तो ये आपका वेरिएबल नेम जो है वो क्या है, गलत है। क्योंकि वेरिएबल नेम जो होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। आगे जाके उसमें नंबर हो सकते हैं, पर स्टार्ट किससे होगा, अल्फाबेट से ही होगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल। इसके बाद हम सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल है स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट allowed in वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम हम कोई देंगे तो उसमें आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे है
एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब ये वाला कैरेक्टर, ठीक है ना। मतलब कि मैंने वेरिएबल नेम कोई दिया यहाँ पे जैसे ए बी, तो ये वेरिएबल नेम गलत है, ठीक है ना, ये वेरिएबल नेम आपका गलत है क्योंकि बीच में क्या आ गया है, स्पेस आ गई है। ए डॉट बी, ये वेरिएबल नेम भी क्या है आपका गलत है। इसके बाद यदि लिखता हूं ए बी, तो आप बताइए क्या होगा ये, या ए अंडरस्कोर बी, ये आपके दोनों वेरिएबल नेम जो है वो ठीक है, क्योंकि ए स्पेस बी में क्या है, स्पेस आ गई है, डॉट में डॉट स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है बीच में तो चलेगा, ये सही है, और अंडरस्कोर हमने बीच में डाल दिया है तो ये हमारा वेरिएबल नेम जो है वो क्या है, वैलिड है। तो इस तरह से जो है वेरिएबल नेम जो है उसमें हमको ध्यान देना है कि वेरिएबल नेम जो है उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आप डाल सकते हैं बस। थर्ड रूल है इसका, इंपॉर्टेंट रूल है कि रिजर्व वर्ड्स आर नॉट allowed as वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जो है इसमें हम किसी रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो आपने जैसे एक वेरिएबल नेम लिया है ए बी, ये ठीक है, आपने वेरिएबल नेम ले लिया सपोज इफ, ये वेरिएबल नेम ले लिया डू, तो देखिए ये जो आई एफ है और डू है ये जो है बाकी के रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है, पर ये दोनों वेरिएबल नेम जो है वो क्या है आपके इनवैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल नेम जो हैं एक्चुअली में सी में जो है वो क्या होता है, इस नाम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डू एक कमांड होता है सी में, ठीक है ना, डू सी में क्या है, कमांड होता है। इफ जो है सी में एक इंस्ट्रक्शन है। तो जो वर्ड ऑलरेडी सी में किसी और पर्पस के लिए यूज हो चुके हैं उसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट रूल जो है वो है वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 40 characters or depending upon the compiler। ठीक है ना। तो वेरिएबल नेम जो है उसकी लेंथ की हम बात कर रहे हैं, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो वेरिएबल नेम जो है वो क्या है आपका टोटल 40 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, मतलब यदि आप, ये मैं टर्बो सी की बात कर रहा हूँ, यदि आप और कंपाइलर को यूज करते हैं तो वेरिएबल नेम आपका क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, ये रूल वैली कर सकता है। मतलब जैसे लेंथ से मतलब ये है जैसे कि मैंने एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया इंट बेसिक सैलरी, ठीक है ना, तो ये वेरिएबल नेम देखेंगे आप, तो ये वेरिएबल नेम ठीक है कि गलत है, तो ये वेरिएबल नेम जो है वो बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि बेसिक सैलरी देखिए बेसिक है, बीच में स्पेशल कैरेक्टर, ये आपका जो है अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल कैरेक्टर बीच में कोई है नहीं है, अंडरस्कोर है पर वो अलाउ है, ये कोई रिजर्व वर्ड है नहीं है, पर इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ये जो है वेरिएबल नेम जो है नॉर्मली हम ए बी सी डिक्लेयर करते हैं, पर यहाँ पे वेरिएबल नेम जो है वो 12 कैरेक्टर लंबा है। तो वेरिएबल नेम बड़े हो सकते हैं पर मैक्सिमम कितना बड़ा होगा, वो 40 कैरेक्टर जितना बड़ा हो सकता है। इतने बड़ा वेरिएबल नेम हम प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं, पर ये 40 कैरेक्टर्स का जो रूल जो है ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकता है। तो ये जो है कुछ फंडामेंटल रूल हैं कि आपने जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है ए, तो ये वेरिएबल नेम कैसा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वल टू 10, तो इक्वल यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये देखिए इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने वहां पे लिखा था इंट a इज इक्वल टू 10, सी में ही हम इस स्टेटमेंट को ही इंट a
और फिर a इज इक्वल टू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये लाइन जो है और ये दोनों दो लाइनें जो हैं इनका मतलब क्या है, सेम है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, इंट a जो है ये स्टेप कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। और ये जो है क्या कहलाएगा, वेरिएबल डिफाइन करना। तो ये स्टेप कहलाता है वेरिएबल डिक्लेयर करना और ये कहलाता है वेरिएबल डिफाइन करना। तो ये स्टेप में क्या हो रहा है कि वेरिएबल जो हम डिक्लेयर एंड डिफाइन एक साथ कर रहे हैं कि ए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 10 हो गई, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर की उसकी वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि इक्वल की, इक्वल का मतलब क्या है, इसको आपको बहुत अच्छी से और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप शुरू की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा। पहली चीज तो ये कि जो इक्वल साइन है ये मैथमेटिकली इक्वल नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि a 10 के बराबर है। जबकि आप मैथ्स में अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू 10। तो इक्वल का हमने सिंबल यूज किया है, पर प्रोग्रामिंग में इसका मतलब जो है वो इक्वल से नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो 10 है वो कहाँ असाइन होगा, a में। तो यहाँ पे इसका मतलब है, एक मिनट में साइन बना लूं, सेकंड कोई सिंबल मिल जाए अच्छा सा। हाँ ये देखिए, है ना, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो 10 है वो क्या हो रहा है, a में असाइन हो रहा है। और ये असाइनमेंट हमेशा कहाँ होगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। मतलब यदि प्रोग्रामिंग में लिखता हूँ 10 इज इक्वल टू a, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। आप ऐसा प्रोग्राम में लिख ही नहीं सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि ये चीज बिल्कुल क्या है, प्रोग्राम में गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल का मतलब हम बता रहे थे कि इक्वल मतलब क्या है आपका, a इज इक्वल टू 10 का मतलब कि इक्वल के जो राइट साइड है वो चीज आपकी कहाँ होगी, इस वेरिएबल में असाइन होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब इक्वल को कैसे कैसे हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये लिखा है, हमने प्रोग्राम में लिखा a इज इक्वल टू 10। तो हम ऐसे इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने की देखिए 3-4 मेथड है। पहला कि हम लिख सकते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, जैसे कि लिखा हुआ है वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ वेरिएबल लिखिए इक्वल टू वैल्यू, तो ये जो भी वैल्यू होगी इस वेरिएबल में आ जाएगी, जैसे कि ये। दूसरी मेथड वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल। एक मिनट, ये थोड़ा सा बुलेट नंबरिंग। इसका मतलब क्या है कि हमने लिखा b इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू a का मतलब क्या है, वही मतलब है। अब यहाँ पे मतलब देखिए बिल्कुल वही है कि b और a बराबर नहीं है, ठीक है ना, b और a बराबर नहीं है। a की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, b में। और तीसरा जो है होता है आपका वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है ना, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन।
तो वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो गया आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता था, a इंटू बी, बी इंटू सी, या मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम लिखा c इज इक्वल टू 2 प्लस a माइनस 8 इंटू बी, कोई भी एक्सप्रेशन, या जिसको मैथ्स में इक्वेशन बोलते हैं, तो कोई भी तरह की इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व होगी। और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि कुछ कांस्टेंट है और कुछ क्या है, वेरिएबल हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी ये पूरी जो इक्वेशन है, मतलब राइट साइड वाला जो पूरा पोर्शन है, क्या होगा, सॉल्व होगा। और इसका जो भी आउटपुट होगा वो कहाँ जाएगा, सी में। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं इसको कि वेरिएबल इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वैल्यू। वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल, और वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो हर केस में आप देखोगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो लगा है, इसके आप लेफ्ट साइड देखिए, मतलब इस तरफ देखिए, तो इस तरफ देखोगे कि हमेशा क्या है, हमने कोई वेरिएबल लिखा है। और कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड हमेशा क्या रहेगा, आपका एक सिंगल वेरिएबल होगा। पर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड आपका वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्व होगा, और इसका आउटपुट क्या होगा, लेफ्ट साइड वेरिएबल में आके असाइन हो जाएगा। तो हर चीज जो आपने यहाँ डिफाइन की है वो आपकी लेफ्ट साइड वेरिएबल में क्या होने वाली है, असाइन होने वाली है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मैथमेटिकल इक्वल नहीं है। पर मैथमेटिकल इक्वल जो सिंबल है उसका भी यहाँ पे यूज होता है, उसके लिए दूसरा साइन है, वो अपन आगे चल के देखेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग की एक बेसिक सी चीज है कि हमेशा जो हम प्रोग्राम में कोई भी चीज कैलकुलेट करेंगे, जैसे इनिशियल लेवल के आप प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, या सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जैसे कोई भी सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो इस इक्वेशन का जो आउट होगा, हम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, और इस इक्वेशन का जो आउटपुट होगा वो कहाँ के स्टोर होगा, इस वेरिएबल में। ठीक है ना। तो ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम क्या है कि राइट साइड वाली वैल्यू को या वेरिएबल को, एक्सप्रेशन को इसमें असाइन करना। तो हम फिर से अपने पहले वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं जहां से हमने चालू किया था। ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या है, आपकी लिखी हुई है वैल्यू। तो वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसको मैंने बोला था कि वैल्यू भी बोलते हैं और लिटरल भी बोलते हैं। ठीक है ना, वैल्यू और लिटरल। तो वैल्यू का मतलब जैसे कि वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, वैसे वैसे ही आपका वैल्यू का भी टाइप होता है। मतलब कि जैसे आपको इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर में स्टोर होने वाली वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी 15 हो सकती है, -45 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही फ्लोट में स्टोर होने वाली वैल्यू कैसी हो सकती है, 2 पॉइंट ये हो सकता है, माइनस ये हो सकता है, या जरूरी नहीं है डेसिमल हो, तो 62.0 भी हो सकता है, 0.0 भी हो सकता है। और कैरेक्टर में स्टोर होने वाली जो वैल्यू है वो कैसी होंगी, वो वैल्यू आपकी कोई भी कैरेक्टर होगा, ए हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल यहाँ पे तो अलग अलग हैं। इसके अलावा आपका कोई नंबर हो सकता है। ठीक है ना। और इसके अलावा कैरेक्टर वैल्यू क्या हो सकती है, कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी सिंबल हो सकता है। तो ये है वैल्यूज या लिटरल, जिसको कि हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है। तो ये जो है प्रोग्रामिंग का हमने क्या देखा है आज, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का एक बहुत ही बेसिक और पहला स्टेप देखा है, क्योंकि ये नॉर्मली हर प्रोग्राम में ही आप देखेंगे स्टेटमेंट या इस तरह का कोई स्टेटमेंट तो यूज करना ही है। तो यहाँ पे इस लाइन की मीनिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक। तो ठीक है इतना आज। तो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि प्रिंटफ और स्कैनफ जो सी के जो पहले दो इंस्ट्रक्शन हैं, उनके सिंटेक्सेस और उनको हम कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। और इसके साथ ही आपका जो है प्रोग्रामिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोग्राम आपको लिख के चला के कैसे रन करना है, कैसे लिखना है, कैसे सेव करना है, टर्बो सी का एनवायरनमेंट कैसा है, अब आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो है वो चालू हो जाएगी।
ठीक है, चलिए, थैंक यू।